हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज इस इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन सीरीज का है लेक्चर नंबर 2 और मैं आज आपको फिर से पावर जनरेशन टॉपिक के और भी बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स कराने वाला हूं। ठीक है, कल की क्लास का जो रिस्पांस था वो बहुत ही जोरदार और शानदार था। आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कल की क्लास में सीखने को मिले होंगे और आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, डायवर्सिटी फैक्टर, कोल्ड रिजर्व, हॉट रिजर्व और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। इन सभी के नए नए लेटेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपको इन सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। तो पूरा का पूरा लेक्चर जरूर देखना, आज आपका मन प्रसन्न हो जाएगा इस क्लास को करके और पावर जनरेशन का ये टॉपिक आपका आज कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। कोल्ड रिजर्व, हॉट रिजर्व, है ना, ये सब आपने सुना होगा क्वेश्चंस में, लेकिन इसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले सिखाता हूं कि ये दोनों क्या चीजें हैं। तो देखिए, एक होता है सबसे पहले हॉट रिजर्व और मेरे दोस्त एक होता है कोल्ड रिजर्व। समझ गए। अब जो हॉट रिजर्व है ये क्या है, कोल्ड रिजर्व है क्या है, कैसे याद रखना है इसको। तो देखो, आप मान लो आप हो क्या हो, एक डॉक्टर हो, डॉक्टर साहब हो। अब डॉक्टर साहब जब ऑपरेशन में होगा तो मामला होगा गर्म। समझ गए। तो हॉट रिजर्व कब होगा, जब इन ऑपरेशन। डॉक्टर साहब अभी कहां है, ऑपरेशन थिएटर में है भैया, मरीज का ऑपरेशन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और कोल्ड रिजर्व क्या है, जब वो आराम फरमा रहा है ना, ऑपरेशन में नहीं है, तो नॉट इन ऑपरेशन। क्या ये चीज क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब इसके बाद क्या हुआ, अगर डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में है तो क्या और किसी मरीज को वो देख पाएंगे, किसी और को सर्विस दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो इन ऑपरेशन, नॉट इन सर्विस। ऑपरेशन थिएटर में है भैया, सर्विस में अभी नहीं है। और कोल्ड रिजर्व है मतलब अभी ऑपरेशन थिएटर में नहीं है बट सर्विस के लिए अवेलेबल है। नॉट इन ऑपरेशन बट इन सर्विस। तो ये हो गया इसका तरीका याद रखने का। डॉक्टर साहब बन जाओ आप और ऑपरेशन थिएटर में चले जाओ और कुछ तो करके निकलो, है ना, एक आध आदमी की लाइफ बचा लो यार। तो कोल्ड रिजर्व क्या है, रिजर्व कैपेसिटी है प्लांट की इन सर्विस बट नॉट इन ऑपरेशन। ऑपरेशन थिएटर में नहीं है अभी, सर्विस में है। ठीक है, आपकी सर्विस के लिए प्रेजेंट है डॉक्टर साहब। तो क्या आंसर हो गया, इन सर्विस बट नॉट इन ऑपरेशन, सी। अब देखिए, यहां पे कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं, इन डेफिनेशंस को भी थोड़ा समझते हैं कि क्या होता है ये। देखिए, हॉट रिजर्व बेसिकली क्या है, आप समझिए, एकदम गर्मा गर्म मामला है। अभी हमारा जनरेटर ऑपरेशन में है और रेडी टू यूज है। मतलब जनरेटर के पास मान लीजिए कुछ कैपेसिटी थी 100 मेगावाट। इस 100 मेगावाट में से 80 मेगावाट जो है ये अभी इन ऑपरेशन है। समझ गए, ये ऑपरेशन में अभी प्रेजेंट है, मतलब ये सर्व कर रहा है, जनरेटर इतना पावर दे रहा है। लेकिन 20 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो अभी नॉट इन सर्विस, अभी सर्विस में नहीं है। तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। जनरेटर हमारा घूम रहा है, हम चाहे तो उससे 100 मेगावाट तक पावर ले सकते हैं। 80 मेगावाट तक तो यूज कर ही रहे थे, 20 मेगावाट और ले सकते हैं। तो इसको बोलेंगे इट इज द रिजर्व कैपेसिटी अवेलेबल एंड रेडी टू यूज। तो ये जो 20 मेगावाट है यही हॉट रिजर्व है, यही हॉट रिजर्व है। अब कोल्ड रिजर्व क्या है, कोल्ड रिजर्व वो चीज है कि भाई आपका जनरेटर अभी ठंडा है, मतलब घूम नहीं रहा है, नॉट रोटेटिंग। जनरेटर नॉट रोटेटिंग, अभी घूम नहीं रहा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी अभी आपने उसको नहीं दी है, लेकिन जनरेटर लोडिंग के लिए तैयार है। मतलब आप चाहो तो चालू कर सकते हो, अभी चालू नहीं हुआ। तो नॉट रेडी फॉर इमीडिएट लोडिंग, ये है कोल्ड रिजर्व। और इसी का जस्ट अपोजिट है स्पिनिंग रिजर्व। कोल्ड रिजर्व कह रहा है कि नॉट रेडी फॉर लोडिंग और स्पिनिंग रिजर्व कह रहा है कि कनेक्टेड टू बस एंड रेडी टू टेक द लोड। मतलब ये जनरेटर घूम रहा है, जनरेटर इज रोटेटिंग, इट इज रोलिंग बेसिकली। तो जनरेटर घूम रहा है, अब बस आप इसको लोड कर दो। ठीक है, चलिए, तो हॉट रिजर्व हो गया कि लोड से कनेक्टेड है, कोल्ड रिजर्व हो गया कि अभी घूम ही नहीं रहा, स्पिनिंग रिजर्व हो गया कि घूम रहा है लेकिन अभी लोड से कनेक्टेड नहीं है, रेडी टू टेक द लोड। और फर्म रिजर्व क्या है, दैट इज अवेलेबल इवन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। जब भी इमरजेंसी के टाइम पर जो कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी वो फर्म रिजर्व कैपेसिटी कहलाएगी। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी।
अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग हॉट रिजर्व इन ए पावर सिस्टम। क्या है इसका सिग्निफिकेंस कि आप पावर टू एंश्योर पावर सिस्टम स्टेबिलिटी ड्यूरिंग इमरजेंसी, नहीं इमरजेंसी के लिए नहीं होता, टू मीट सडन फ्लक्चुएशंस इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेन ग्रिड बैलेंस। एकदम सही जवाब है, यही हॉट रिजर्व है। जब भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा, एक्स्ट्रा पावर की जरूरत होगी, तो एकदम से फटाफट हम जनरेटर में 20 मेगावाट की और डिमांड डाल देंगे। 80 की डिमांड पहले ही डली थी, 20 मेगावाट की और डाल देंगे तो जनरेटर फटाफट उन फ्लक्चुएशंस को झेल लेगा और 100 मेगावाट देने लग जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए ये कोल्ड रिजर्व कैपेसिटी का एक और क्वेश्चन है, इसको पढ़िए कौन सा सही है कोल्ड रिजर्व कैपेसिटी के लिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट इज द पावर जनरेटिंग कैपेसिटी दैट इज नॉट करेंटली इन यूज बट कैन बी ब्रॉट ऑनलाइन व्हेन नीडेड। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है, अभी यूज में नहीं है, ऑनलाइन लाया जा सकता है, जनरेटर को चलाया जा सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो दिस इज कोल्ड रिजर्व कैपेसिटी। आगे बात समझ पूरी तरीके से। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये देखिए ये एक न्यूमेरिकल है, एसएससी जेई में आया था। इसमें आपको देखो प्लांट यूज फैक्टर निकालना है। तो प्लांट यूज फैक्टर क्या होता है? देखो प्लांट यूज फैक्टर होता है नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड, समझ गए, डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड इनटू ऑपरेटिंग आवर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जितनी देर के लिए प्लांट को यूज किया गया है उतनी देर का मल्टीप्लाई आप कर दोगे, उतने टाइम का मल्टीप्लाई आप कर दोगे। दैट इज प्लांट यूज फैक्टर। ऊपर नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी जनरेट हुई है, नीचे मैक्सिमम डिमांड इनटू ऑपरेटिंग आवर्स। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, उसने एवरेज डिमांड दी है 55 मेगावाट और प्लांट यूज फैक्टर दिया है 60%। आपको निकालना क्या है? निकालना है द मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इफ द प्लांट इज रनिंग एट फुल लोड। कितनी मैक्सिमम एनर्जी वो पैदा कर सकता है। मतलब बेसिकली आपको ये जो डिनोमिनेटर है मैक्सिमम डिमांड इनटू ऑपरेटिंग आवर्स, यही तो हो जाएगा मैक्सिमम एनर्जी, पावर इनटू टाइम। समझ गए? तो प्लांट यूज फैक्टर 0.6 हो गया बराबर नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड। ये कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड हमेशा किसके बराबर होता है दोस्तों? पावर मतलब एवरेज डिमांड इनटू टाइम के। समझ गए? अब एवरेज डिमांड कितनी है? 55 मेगावाट इनटू टाइम डिवाइड बाय मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड में टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम एनर्जी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक कैच है, क्या कि आपको यह नहीं पता कि यहां पर कितना टाइम ले, क्या एक दिन का समय ले, एक महीने का ले, एक साल का ले, कौन सा टाइम ले। तो आपको यहां पे दोस्तों बाय डिफॉल्ट एक दिन का समय मानना होगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है क्या फॉर अ डे, डे करके कहीं भी लिखा है? नहीं लिखा, लेकिन हमें ये अज्यूम कर लेना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम एक दिन के लिए बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो टाइम की जगह ले लोगे आप 24 घंटा। क्लियर? तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी आ जाएगी फिर? 55 इंटू 24 डिवाइड बाय 0.6, तो आंसर आ जाएगा 2200 मेगावाट आवर। इतनी मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। आंसर इज ए। ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में, लेटेस्ट रीसेंट ईयर्स में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज रिलेटेड टू। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर किससे रिलेटेड है? तो क्या रिएक्टेंस से रिलेटेड है, रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, इंपेडेंस से रिलेटेड है? नहीं, प्लांट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। किस हिसाब से प्लांट ऑपरेट कर रहा है वो डिपेंड करेगा प्लांट की कैपेसिटी कितनी है। ज्यादा कैपेसिटी है तो ज्यादा फ्रीक्वेंटली ऑपरेट करेगा, कम कैपेसिटी है तो उसको यूज में कम लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। तो प्लांट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, और बाकी ऑप्शंस का तो कोई तुक ही नहीं बनता इस क्वेश्चन में, है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज द लोड फैक्टर इंपैक्ट द कॉस्ट ऑफ अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर लोड फैक्टर को बढ़ाएं या घटाएं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट पर कोई फर्क पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा भाई। आप इसको एज अ कॉन्सेप्ट याद रख लो कि अगर मैं लोड फैक्टर को इंक्रीज करता हूं तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज होता है, और अगर मैं डायवर्सिटी फैक्टर को भी इंक्रीज करता हूं तो भी जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो डिक्रीज होता है। ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, लोड फैक्टर ज्यादा होगा
1 के जितना पास होगा तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगा, और डाइवर्सिटी फैक्टर भी जितना बड़ा होगा, 1 से जितनी बड़ी वैल्यू होगी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी लेस। तो हायर लोड फैक्टर लीड्स टू लोअर जनरेशन कॉस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द एरिया अंडर द लोड ड्यूरेशन कर्व रिप्रेजेंट। जो लोड ड्यूरेशन कर्व है उसका एरिया क्या बताता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहां पे आपके सामने लोड कर्व है और लोड ड्यूरेशन कर्व है। इन दोनों में फर्क क्या है। लोड कर्व में आपको अलग अलग जैसे ये डेटा दे रखा है, इतने मेगावाट इतने मेगावाट इतने मेगावाट, और लोड ड्यूरेशन कर्व में ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूरा का पूरा लोड होता है, लोड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। जैसे कि हायर लोड था 20 मेगावाट तो वो सबसे पहले, फिर लोड था 15 मेगावाट वो उसके बाद, और फिर 5 मेगावाट था तो वो उसके बाद। तो लोड डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो तो लोड ड्यूरेशन कर्व बन गया। हमसे क्वेश्चन है पूछ रहा है इसका एरिया क्या बताएगा। तो एरिया क्या बताएगा, जैसे कि ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस, इस पर क्या है, लोड है, और एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम है। तो एरिया क्या होगा, लोड इनटू टाइम, है ना, दैट इज एनर्जी। कितनी एनर्जी जनरेट हुई है वो बताएगा एरिया। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड फॉर द पीरियड कंसिडर्ड, आंसर इज बॉम्बे बी। अगला क्वेश्चन है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर किस चीज पर डिपेंड करता है। अभी अभी भी पढ़ा था, प्लांट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पढ़ा था। अब ये जो क्वेश्चन है ये और अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर मेनली डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखिए मैंने एक ये इंटरनेट से डाउनलोड किया है। इसमें ये यूएस की रिपोर्ट है कि जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट को देखेंगे तो 92.7% इसकी प्लांट की कैपेसिटी है। जियोथर्मल को देखेंगे तो इसकी प्लांट कैपेसिटी घट गई थोड़ी, नेचुरल गैस की और कम, कोयले की और कम, हाइड्रो पावर की और कम, सबसे कम है सोलर की। आप खुद सोचिए, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कल की क्लास में कि न्यूक्लियर पावर क्या है, बहुत ही कम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यूज करके बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सकता है। 1 किलोग्राम यूरेनियम केवल 3000 टन कोयले के जितनी एनर्जी जनरेट कर सकता है। तो मतलब बहुत ही कम फ्यूल लेंगे तो भी उसकी कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है एनर्जी पैदा करने की। तो उस रेफरेंस में पूछ रहा है कि अलग अलग टाइप का फ्यूल आप यूज करोगे तो ज्यादा प्लांट की कैपेसिटी किसकी है, न्यूक्लियर की सबसे ज्यादा है, सोलर की सबसे कम है। इसीलिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर डिपेंड करता है दोस्तों टाइप ऑफ फ्यूल पे, आप कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हो, है ना, यूरेनियम या जियोथर्मल या सोलर या विंड, आप कौन से टाइप का प्लांट यूज कर रहे हो उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे इसमें न्यूक्लियर की कैपेसिटी सबसे ज्यादा और सोलर की सबसे कम होती है। ठीक है, बहुत बड़े एरिया में सोलर प्लांट लगाते हैं तो भी बहुत कम पावर उससे जनरेट होती है। ओके, चलिए, क्योंकि एफिशिएंसी सोलर की बहुत कम है, सिर्फ 15% के आसपास है ना, इस वजह से। अब देखिए ये एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, प्लांट के इकोनॉमिक ऑपरेशन का। फॉर द इकोनॉमिक ऑपरेशन द जनरेटर एट ए पावर प्लांट ऑपरेट एट डैश ऑल्सो स्पेसिफाई द पेनल्टी फैक्टर। तो इसका मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। क्या होता है कि हमें क्या करना है, पावर ट्रांसमिट करनी है और लॉस कम से कम चाहिए। अगर लॉस ज्यादा होगा तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो पेनल्टी भी उतनी ही ज्यादा लगाएगा उस ट्रांसमिशन वाली कंपनी पर, जिसने ट्रांसमिशन का ठेका लिया है कि हाँ भाई हम करके देंगे ट्रांसमिशन, हम लगाएंगे ट्रांसमिशन लाइन, तो जितना ट्रांसमिशन लॉस होगा पेनल्टी भी उतनी ज्यादा लगेगी। तो इसीलिए पेनल्टी फैक्टर रिलेटेड है ट्रांसमिशन लाइन के लॉस से। कितना होता है पेनल्टी फैक्टर, 1/1 माइनस डीपीएल अपॉन डीपी, जिसमें डीपीएल अपॉन डीपी क्या रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉस। पेनल्टी फैक्टर की वैल्यू देखो 1 आ रही है, कब, जब लॉस 0 है। तो लॉस 0 तो पेनल्टी फैक्टर 1, अगर लॉस की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी तो पेनल्टी फैक्टर 1 से ज्यादा होगा, ज्यादा पेनल्टी लगेगी। क्लियर है। अब इसमें देखिए एक ये ही लाइन, एक जो सबसे पहली लाइन लिखी है ये आपको याद करनी है, क्या कि पेनल्टी फैक्टर इज द फैक्टर बाय विच द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ पावर प्रोडक्शन ऑफ प्लांट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू अकोमोडेट फॉर ट्रांसमिशन लॉसेस। क्या कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन की जो कॉस्ट आ रही है उसको हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं,
इसमें हमें पेनल्टी फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, जिससे कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन का मतलब ओवरऑल जो पेनल्टी वगैरह है वो कम लगे और लगभग लगभग इकोनॉमिक ऑपरेशन रहे। ओवरऑल ऑपरेशन कैसा रहे हमारा, इकोनॉमिक। तो ये चीज आपको याद रखना है कि मान लीजिए दो ट्रांसमिशन लाइन है। कितनी ट्रांसमिशन लाइन है, दो। अब इन दोनों के पेनल्टी फैक्टर को हम क्या करेंगे, लैम्डा 1 इसकी IC1 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा IC2 इंटू लैम्डा 2। मतलब अगर मैं दो ट्रांसमिशन लाइन ले रहा हूं अलग अलग, तो इकोनॉमिक ऑपरेशन अगर कराना है तो क्या होना चाहिए, जो पहली ट्रांसमिशन लाइन की इंक्रीमेंटल कॉस्ट है उसमें लैम्डा 1 का मल्टीप्लाई करो, बराबर होना चाहिए दूसरी ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट इंटू लैम्डा 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या आ जाएगा, फॉर द इकोनॉमिक ऑपरेशन द जनरेटर एट ए पावर प्लांट ऑपरेट एट, किस पर ऑपरेट करना चाहिए, इक्वल लोड पे, इक्वल रेटिंग पे, इक्वल लोड पे, इक्वल इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे, इक्वल इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे ऑपरेट करना चाहिए। ऑल्सो स्पेसिफाई दैट द पेनल्टी फैक्टर किसका मेजर है, लाइन के लॉस का। कितना लाइन में लॉस हो रहा है ये पेनल्टी फैक्टर की वैल्यू देख के पता चल जाता है, जितनी बड़ी वैल्यू उतना ज्यादा लॉस, है ना। नो लॉस मतलब पेनल्टी फैक्टर 1। देखिए अगला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द ऑप्टिमम जनरेटर शेड्यूलिंग ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट्स द मिनिमम फ्यूल कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड, सबसे कम लागत फ्यूल में कब लगेगी, कब लगेगी, इकोनॉमिक ऑपरेशन कब होता है, जब इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देते हैं पेनल्टी फैक्टर से, और दोनों ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये दोनों चीजें बराबर होती है तब। तो देखिए यहां पे एक लिखा है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज सेम, रेशियो ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू पेनल्टी फैक्टर इज सेम, क्या आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय इट्स पेनल्टी फैक्टर इज सेम, तब जाके हमारा इकोनॉमिक ऑपरेशन होगा, मिनिमम फ्यूल कॉस्ट होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पेनल्टी फैक्टर का फॉर्मूला याद रखना है और ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, बस क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर किस चीज का रेशियो होता है, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होता है PCF, ये होता है एक्चुअल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई डिवाइड बाय मैक्सिमम एनर्जी जो कितनी प्रोड्यूस हो सकती है, मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। ओके, ये होता है दोस्तों हमारा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। आंसर इज बॉम्बे, है ना, एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस टू द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ यूनिट्स इन पावर जनरेशन, हमें जो भी जनरेटर इंस्टॉल करना है उसको कितने रेटिंग का, कितने साइज का बनाना है, कितनी साइज का हमें लेना है, कैसे डिसाइड करेंगे, तो डिसाइड करोगे उसके लोड के कर्व से। जो भी लोड को सप्लाई करने के लिए आप नई यूनिट लेके आ रहे हो उस कर्व को देखो और उस कर्व के हिसाब से जितना पीक लोड है तो वो भी जनरेटर दे सके और जो बेस लोड है वो भी जनरेटर दे सके। तो बेसिकली लोड कर्व को फॉलो करना है हमें और कुछ नहीं। तो क्या है, द साइज शुड बी सिलेक्टेड सच दैट द यूनिट ऑपरेट्स क्लोज टू द लोड कर्व ऑफ द स्टेशन। जैसा लोड कर्व बता रहा है कि इस टाइम पर इतना डिमांड है तो हमारा यूनिट भी वो सप्लाई कर सके, इस टाइम पर इतना डिमांड है हमारा यूनिट वो सप्लाई कर सके। ठीक है, लोड कर्व के जितना पास में हमारा यूनिट ऑपरेट करेगा वही हमारे लिए सबसे बेहतर चीज है ना। इसीलिए तो हम जनरेटर लगा रहे हैं भाई, कि हमारे लोड के हिसाब से वो काम कर सके, सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एरिया अंडर लोड कर्व टू टोटल एरिया अंडर रेक्टेंगल। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्या है ये, देखिए मान लीजिए ये आपके पास लोड कर्व है, इस लोड कर्व में क्या है आपको देखिए ये लोड कर्व दिख रहा है ना। आप क्या करो, इस पूरे के पूरे लोड कर्व का एरिया निकाल लो, इस पूरे के पूरे लोड कर्व का क्या निकाल लो, एरिया। तो एक तो हो गया इस लोड कर्व का एरिया A1 और एक हो गया ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया, ये है A2। तो अगर आप A1 अपॉन A2 करते हो दोस्तों तो ये कुछ नहीं है, ये लोड फैक्टर है। समझ गए, क्या है ये, लोड फैक्टर। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि रेशियो ऑफ एरिया अंडर लोड कर्व टू टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
पूरे के पूरे रेक्टेंगल का एरिया अगर ले लेंगे तो ये जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, हमें लोड फैक्टर मिलेगा, इन दोनों का रेशियो। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक नया क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पेपर में आया था कि मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है ना, मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर। तो देखिए यहां पे इसका डेरिवेशन थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमारी एक हम पावर ट्रायंगल बनाते हैं ना ऐसे, तो यहां पे आता है रियल पावर, यहां पे रिएक्टिव पावर और यहां पे अपेरेंट पावर। रियल पावर किलोवाट में होती है, रिएक्टिव पावर केवीआर में और अपेरेंट पावर केवीए में। तो यहां पे क्या लिख रहे हैं दोस्तों, देखो जो केवीएआर है उसको एन मान रहे हैं रिएक्टिव पावर को, और जो केवीए है अपेरेंट पावर उसे एम मान रहे हैं। तो मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर होता है अंडर रूट के अंदर कॉस थीटा होता है, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा होता है Q अपॉन एस, मतलब N अपॉन एम। तो बस याद हो गया, कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एन अपॉन एम का होल स्क्वायर। बस एन और एन एम को याद रखना है कि एन क्यू से रिलेटेड है और एम एस से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए वही लिखा है कि एम केवीए है और एन केवीएआर है, तो मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एन अपॉन एम का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया है इंक्रीमेंटल कॉस्ट का, और ये उसका न्यूमेरिकल है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टू यूनिट्स इन ए प्लांट आर गिवन बाय दिस। एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपको दी है 0.1 P1 प्लस 8 और दूसरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट दी है 0.15 P2 प्लस 3। द ऑप्टिमम शेयरिंग ऑफ लोड व्हेन द टोटल लोड इज 100 मेगावाट इज। दो जनरेटर लगे हैं, दोनों को कितना कितना लोड करें कि वो ऑप्टिमम शेयरिंग कहलाए, मतलब जो जनरेटर की जितनी ताकत है जितनी क्षमता है वो उसके हिसाब से शेयर करे। तो टोटल लोड है 100 मेगावाट का, तो इसको हम मान लेते हैं P1 प्लस P2 इक्वल टू 100 मेगावाट। एक इक्वेशन तो यहां से आ गई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। अब आपको दूसरी इक्वेशन और चाहिए, फिर P1 और P2 की निकल जाएगी वैल्यू। तो क्या पढ़ा था हमने, IC1 इंटू लैम्डा 1 बराबर IC2 इंटू लैम्डा 2। लेकिन क्या यहां पर कोई भी पेनल्टी फैक्टर की बात की गई है, नहीं। तो जब नहीं की गई हो तो उसको 1 मान लेना है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 को 1 मान लेना है। तो IC1 को IC2 के बराबर कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। तो 0.1 P1 प्लस 8 बराबर 0.15 P2 प्लस 3, तो यह आ जाएगा 0.1 P1 माइनस 0.15 P2 बराबर माइनस का 5। ठीक है, और P1 प्लस P2 100 है, तो आप क्या करो, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लो या 100 का मल्टीप्लाई कर लो, तो यह आ जाएगा 10 P1 माइनस 15 P2 बराबर माइनस 500। और यहां पे P1 प्लस P2, तो इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 P1 प्लस 10 P2 बराबर 1000। तो इसको सॉल्व कर लो भाई, दो इक्वेशन है बस सॉल्व कर रहा हूं मैं, माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट गया, माइनस 15 माइनस 10 माइनस का 25 P2 बराबर माइनस का 1500। तो P2 आ जाएगा दोस्तों इस हिसाब से 60 मेगावाट और P1 फिर कितना आ जाएगा 40 मेगावाट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व कर देना है। P1 40 P2 60, आंसर इज सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि विच कॉस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द फिक्स्ड कॉस्ट। तो तीन तरीके की कॉस्ट होती हैं, एक फिक्स्ड, एक सेमी फिक्स्ड और एक रनिंग कॉस्ट, है ना। तो कौन सी कॉस्ट में, मतलब कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो फिक्स्ड कॉस्ट में इक्विपमेंट की कॉस्ट आएगी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आएगा, इंश्योरेंस का पैसा आएगा, लेकिन फ्यूल का कॉस्ट थोड़ी ना फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा। फ्यूल का कॉस्ट तो रनिंग कॉस्ट के अंदर आता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है कि डायवर्सिटी फैक्टर बिटवीन ट्रांसफॉर्मर्स क्या होता है फॉर रेसिडेंशियल लाइटिंग। तो इसका पूरा का पूरा चार्ट है। क्या है चार्ट, बहुत ही सिंपल है। देखिए डायवर्सिटी फैक्टर दोस्तों कंज्यूमर्स के बीच में होता है सबसे ज्यादा 3 से 4,
और फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। तो आपको याद रखना है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। सबसे ज्यादा है पहले कंज्यूमर्स के लिए 3 से 4, रेसिडेंशियल लाइटिंग का ही पूछता है हमेशा, तो ये याद रख लो। फिर ट्रांसफॉर्मर्स के लिए देखो कितना है 1.3, फिर फीडर्स के लिए 1.2 और सब स्टेशन के लिए 1.1। हमसे किसके लिए पूछा था? हमसे पूछा था ट्रांसफॉर्मर्स के लिए, तो हम लगा देंगे 1.3। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो यहां पे क्या बोल रहा है। एक पावर प्लांट है जिसका लोड फैक्टर दे रखा है आपको 0.75 और कैपेसिटी फैक्टर कितना दे रखा है 0.6 और प्लांट यूज फैक्टर भी दे रखा है 0.65। हमसे बोल रहा है फाइंड द रिजर्व कैपेसिटी ओवर एंड अबव द पीक लोड अगर मैक्सिमम डिमांड है 60 मेगावाट। तो देखिए दोस्तों, रिजर्व कैपेसिटी के लिए क्या होता है, रिजर्व कैपेसिटी के लिए आप एक शॉर्टकट टाइप का याद रख सकते हो, बहुत ही इफेक्टिव है ये शॉर्टकट। क्या है शॉर्टकट सर? शॉर्टकट ये है कि आप लिखोगे लोड फैक्टर डिवाइड बाय प्लांट कैपेसिटी फैक्टर माइनस का 1 और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे मैक्सिमम डिमांड से। अब ये काफी जगह स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह आने लग गया है, तो आपको याद होगा, नहीं है तो अब याद कर लो। लोड फैक्टर में से लोड फैक्टर अपॉन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर माइनस का 1 इंटू मैक्सिमम डिमांड, तो सीधे सीधे आ जाएगा 0.75 डिवाइड बाय 0.6 माइनस 1 इंटू मैक्सिमम डिमांड है 60। 0.65 अपॉन 0.6 को लिख देंगे 75 और ये हो जाएगा 60। तो 5/4 ये बचेगा 5/4 माइनस 1 दैट इज 1/4 इंटू 60, मतलब 15 मेगावाट इसका आंसर आ जाएगा। इतनी होगी रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है, प्लांट यूज फैक्टर का क्या यूज है? कोई यूज नहीं है मेरे भाई, ऐसे ही दे दिया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन केस ऑफ ए पावर प्लांट द प्लांट यूज फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर विल बी सेम व्हेन द ऑपरेटिंग टाइम इज। तो बताइए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और प्लांट ऑपरेटिंग फैक्टर क्या होता है, सॉरी यूज फैक्टर या प्लांट, हाँ ऑपरेटिंग फैक्टर एक ही बात है। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होता है एवरेज डिमांड, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं नंबर ऑफ यूनिट्स जो जनरेट हुई हैं डिवाइड बाय मैक्स प्लांट की कैपेसिटी। एक ही चीज का फर्क है दोनों में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूं, प्लांट की कैपेसिटी इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम का मल्टीप्लाई करते हो तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आता है, और प्लांट यूज फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड डिवाइड बाय प्लांट की कैपेसिटी इनटू ऑपरेटिंग टाइम। बस अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या टाइम आप ले लो जिससे ये दोनों चीजें बराबर हो जाए। तो आप क्या करोगे, आप कौन सा टाइम लोगे जिससे दोनों चीजें बराबर हो जाए। तो एक प्लांट मान लो पूरे के पूरे साल काम कर रहा है, तो 24 घंटे 12 महीने 365 दिन, तो इसका आंसर है 8760। तो 8760 ये टाइम अगर रखोगे तो टोटल टाइम भी वही होगा, ऑपरेटिंग टाइम भी वही हो जाएगा, मतलब दोनों के दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम हो जाएंगे। ठीक है, 8760 आवर्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फैक्टर कॉस्ट एंड टैरिफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आर। क्या होता है देखिए इसके अंदर पढ़िए, स्टैंडिंग चार्जेस दैट आर प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट एंड रनिंग और ऑपरेटिंग चार्जेस दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। तो देखो स्टैंडिंग चार्जेस बेसिकली कुछ नहीं हो गया, फिक्स्ड चार्ज हो गया, और रनिंग चार्ज तो रनिंग चार्ज है ही। अब पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि स्टैंडिंग चार्ज प्रोपोर्शनल होगा आउटपुट के, क्या ऐसा सही है? बिल्कुल गलत बात है। स्टैंडिंग चार्ज तो इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट होता है, फिक्स्ड चार्ज तो आउटपुट से इंडिपेंडेंट रहता है, और रनिंग चार्ज आउटपुट पे डिपेंडेंट रहता है। तो ऐसा कौन से स्टेटमेंट में लिखा है, देखो बी में ही लिखा है, स्टैंडिंग चार्जेस आर इंडिपेंडेंट एंड रनिंग और ऑपरेटिंग चार्जेस आर प्रोपोर्शनल टू दी आउटपुट। सी में कह रहा है कि स्टैंडिंग चार्जेस आर प्रोपोर्शनल टू आउटपुट, गलत। स्टैंडिंग चार्ज आर इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट एंड रनिंग और ऑपरेटिंग चार्ज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, ये भी गलत। मतलब फिक्स्ड चार्ज और रनिंग चार्ज की कह रहा था, सिंपल। देखो भाई ये भी एक डेटा वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कि आपको डिमांड फैक्टर याद करना है। डायवर्सिटी फैक्टर मैंने अभी थोड़ी देर पहले याद करा दिया, अब डिमांड फैक्टर याद करना है। देखो डिमांड फैक्टर एक तो याद करना है इसका जनरल पावर सर्विस का, और एक याद करना है इसका रेसिडेंस लाइटिंग का। यहां पर 3 डेटा है, 1 2 3, और यहां पर 4 डेटा है।
डिमांड फैक्टर अगर हम 0 से 10 हॉर्स पावर की मोटर ले रहे हैं तो 0.75 है। अगर मोटर का साइज बढ़ा रहे हैं, है ना, रेटिंग बढ़ा रहे हैं, 0 से 10 था, फिर 10 से 20, तो डिमांड फैक्टर कम हो जाएगा 0.65। फिर 20 से 100 कर दिया तो और कम 0.55, ओवर 100 कर दिया तो और कम 0.5। क्लियर है? जैसे जैसे मोटर की रेटिंग बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड फैक्टर घटेगा। फिर एक और चीज, अब देखिए यहां पर रेसिडेंशियल लाइटिंग के लिए अगर आपका लोड केवल 250 वॉट है, 1/4 किलोवाट मतलब 250 वॉट है, तो डिमांड फैक्टर 1 होता है। फिर वही चीज, लोड बढ़ा, आधा किलोवाट हो गया, 500 वॉट लोड हो गया, तो डिमांड फैक्टर घट गया। और फिर और लोड बढ़ा ओवर 1 किलोवाट, 1000 वॉट से भी ऊपर निकल गया लोड, तो फिर डिमांड फैक्टर और घट जाएगा, दैट इज 0.5। क्लियर है? तो आधे लोड मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड फैक्टर घट रहा है। तो यहां पे देखिए क्या पूछा था, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी विल द डिमांड फैक्टर बी 0.5। उसने वैल्यू लिख दी कि 0.5 किसके लिए होगा, तो किसके लिए 0.5 मेरे दोस्त, जब आपका लोड ओवर 1 किलोवाट हो। तो देखिए मोटर लोड लेस देन 10 हॉर्स पावर, नहीं, अगर मोटर का लोड होगा 10 हॉर्स पावर से कम तो उसके लिए तो 0.75 था, तो यहां पे तो 0.75 होगा। रेसिडेंशियल लोड लेस देन 0.25 किलोवाट, नहीं, इसके लिए 1 था। कमर्शियल लोड फॉर रेस्टोरेंट्स या फिर रेसिडेंशियल लोड ओवर 1 किलोवाट, ये बिल्कुल सही है, आंसर इज दिल्ली, डी डी। ठीक है, चलिए भाई, अब देखिए ये क्वेश्चन है कि डायवर्सिटी फैक्टर कोइंसिडेंस फैक्टर से कैसे रिलेटेड है। तो बस ये याद रख लेंगे कि डायवर्सिटी फैक्टर होता है मेरे दोस्त 1 अपॉन कोइंसिडेंस फैक्टर। ये एक नए टाइप का फैक्टर है, मैक्सिमम बच्चों ने इसको देखा भी नहीं होगा। तो डायवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, ग्रेटर देन 1, और कोइंसिडेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज 1 अपॉन कोइंसिडेंस फैक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये न्यूमेरिकल है कि थर्मल जनरेटिंग स्टेशन है, हैज एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 15 मेगावाट। ठीक है, एक थर्मल पावर प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 15 मेगावाट की, एंड सप्लाईज अ लोड ऑफ, अच्छा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तो ये पूरी की पूरी कैपेसिटी दे दी प्लांट की 15, लोड सप्लाई कर रहा है 10 मेगावाट का 12 घंटे के लिए और 5 मेगावाट का और 12 घंटे के लिए, तो प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर पूछ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड डिवाइड बाय प्लांट की कैपेसिटी इनटू टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, देखो पहले 12 घंटे फिर 12 घंटे तो 24 घंटे हो जाएगा। प्लांट की कैपेसिटी उसने दे दी 15, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना जनरेट होगा, देखो पहले 10 मेगावाट कर रहा था 12 घंटे के लिए और फिर 15 मेगावाट कर रहा है, सॉरी 5 कर रहा है बाकी 12 घंटे के लिए। इरेज कर देता हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो 5 इंटू 12 और डिवाइड बाय प्लांट की कैपेसिटी है 15 इंटू 24, कितना आ जाएगा ये 120 प्लस 60 डिवाइड बाय 15 इंटू 24, तो ये आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 15 इंटू 24। 15 से जाएगा कितनी बार में, 12 बार में ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 आ जाएगा आपका आंसर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पावर फैक्टर टैरिफ। इनमें से पावर फैक्टर टैरिफ कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, 3 तरीके के पावर फैक्टर टैरिफ होते हैं, इस क्वेश्चन से आपको याद भी हो जाएगा। केवीए मैक्सिमम डिमांड, ये है एक टैरिफ। पावर फैक्टर टैरिफ के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर टैरिफ के 3 टाइप्स होते हैं, एक तो केवीए मैक्सिमम डिमांड, दूसरा किलोवाट एंड केवीएआर टैरिफ, किलोवाट मतलब पी, केवीआर मतलब क्यू, ये हो गया दूसरा, और स्लाइडिंग स्केल टैरिफ ये होता है दोस्तों तीसरा। 3 पार्ट टैरिफ पावर फैक्टर टैरिफ का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो 3 टाइप के टैरिफ होते हैं, केवीए मैक्सिमम डिमांड, किलोवाट एंड केवीआर एंड स्लाइडिंग स्केल। और एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि स्लाइडिंग स्केल टैरिफ को और क्या कहते हैं। तो स्लाइडिंग स्केल टैरिफ को हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या कहते हैं मेरे भाई, एवरेज पावर फैक्टर टैरिफ। स्लाइडिंग स्केल टैरिफ का एक और नाम है एवरेज पावर फैक्टर टैरिफ, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है,
चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन, जब अलग अलग टाइप के कंज्यूमर्स को चार्ज किया गया है, when different types of consumers are charged at different uniform per unit rates, it is called a। तो देखो यार यहां पे लोग क्या कर देते हैं, बोल देते हैं कि सर यूनिफॉर्म रेट है, यूनिफॉर्म रेट है तो वो लगा देते हैं सिंपल टैरिफ। ऐसा नहीं होता, सिंपल टैरिफ एक है और दूसरा है फ्लैट रेट। इन दोनों में क्या फर्क है, सिंपल टैरिफ में इक्वल चार्ज फॉर ऑल कंज्यूमर्स, इक्वल चार्ज होता है सभी कंज्यूमर्स के लिए, और फ्लैट रेट के अंदर क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरी कंज्यूमर्स, डिफरेंट कैटेगरी कंज्यूमर्स हैव इक्वल चार्ज। बस इतना सा फर्क है। जैसे कि सिंपल टैरिफ में यह बोला कि भैया डोमेस्टिक लोड, कमर्शियल लोड, इंडस्ट्रियल लोड सबसे सेम रुपया वसूला जाएगा, लेकिन फ्लैट रेट यह बोलता है कि डोमेस्टिक वालों से सेम वसूलो, फिर इंडस्ट्रियल वालों से अलग वसूलो, लेकिन उन सबसे सेम, मतलब जितने भी इंडस्ट्रीज है उन सबसे सेम, जितने भी कमर्शियल वाले हैं उन सबसे सेम, और जितने भी डोमेस्टिक वाले हैं उन सबसे सेम। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी के कंज्यूमर्स से सेम वसूला जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स आर चार्ज्ड एट यूनिफॉर्म रेट्स। तो ये क्या है, फ्लैट रेट टैरिफ है। ठीक है, चलिए What information does a load curve give? लोड कर्व हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, बताओ। सारी इंफॉर्मेशन देता है कि वेरिएशन ऑफ लोड ड्यूरिंग डिफरेंट आवर्स ऑफ डे, है ना, अलग अलग टाइम पर कैसा कैसा लोड वेरी कर रहा है। मैक्सिमम डिमांड, है ना, मैक्सिमम डिमांड हमारी मैक्सिमम डिमांड कितनी होगी लोड कर्व से वो भी मिल जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड इन अ डे, कितना टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेट हुआ है एक दिन में। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमें पता चलेगी लोड कर्व से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, द नॉलेज ऑफ डायवर्सिटी फैक्टर हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग। डायवर्सिटी फैक्टर से क्या मालूम चलता है, तो डायवर्सिटी फैक्टर क्या होता है मेरे दोस्त, सर डायवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स, इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन स्टेशन। पूरे के पूरे पावर स्टेशन पे कितनी मैक्सिमम डिमांड है वो। ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड अब किस चीज से रिलेटेड है ये ध्यान रखेंगे। देखिए मैक्सिमम डिमांड प्रोपोर्शनल होता है प्लांट की कैपेसिटी के, समझ गए। जितनी मैक्सिमम डिमांड होगी लोड की, आपको उतनी ही कैपेसिटी का प्लांट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए डायवर्सिटी फैक्टर जो है, क्या वो हमें पीक लोड के बारे में बताता है, नहीं। क्या एवरेज लोड, नहीं। किलोवाट आवर जनरेटेड, नहीं। ये बताता है प्लांट की कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे। जितना मैक्सिमम डिमांड होगा लोड का, हमें प्लांट भी उतनी ही कैपेसिटी का लगाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू अगर पता है तो हमें यह तो समझ में आ ही जाएगा कि भैया हमारे पावर प्लांट की कैपेसिटी या तो इतनी ही होगी, या फिर थोड़ा सा और रिजर्व में पावर रखेंगे तो इससे ज्यादा ही होगी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस टू द डायवर्सिटी फैक्टर इन द केस ऑफ इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम। डायवर्सिटी फैक्टर का क्या होगा इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम में। तो जितने ज्यादा ग्रिड कनेक्ट होंगे, है ना, मतलब एक हमारे पास प्लांट है, फिर दूसरा प्लांट भी उसी के साथ सिंक्रोनाइज होगा, तीसरा भी उसी के साथ सिंक्रोनाइज होगा, तो ओवरऑल जो डायवर्सिटी है वो बढ़ जाएगी। जितने ज्यादा ग्रिड उतनी ज्यादा डायवर्सिटी, तो डायवर्सिटी फैक्टर इंक्रीज, सिंपल सी बात है। ठीक है, What happens to diversity factor in case of interconnected grid? बहुत ज्यादा ग्रिड कनेक्ट होंगे तो ज्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे कि भारत में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए बोलते हैं भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे एथनिसिटीज के लोग रहते हैं, बहुत सारे कल्चर्स के लोग रहते हैं। ओके, चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं भाई। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टैरिफ वाज प्रपोज्ड बाय जॉन हॉपकिंसन। ये हॉपकिंसन नाम आपने और पहले कहीं सुना है क्या, सुना होगा। कहां, डीसी मशीन में। डीसी मशीन में हम लोग हॉपकिंसन टेस्ट पढ़ते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल पढ़ते हैं साहब। अब जो हॉपकिंसन टेस्ट पढ़ते हैं
तो इसमें आपको यह भी याद होगा कि इसमें हम लोग दो आइडेंटिकल डीसी मशीन का प्रयोग करते हैं। किसका? दो आइडेंटिकल डीसी मशीन का। तो जब दो आइडेंटिकल डीसी मशीन है तो हॉपकिंसंस टैरिफ जो है वो भी टू पार्ट टैरिफ का नाम है। तो दो हॉपकिंसंस मतलब टू, तो इसी तरीके से याद रखना है, टू पार्ट टैरिफ को कहते हैं हॉपकिंसन डिमांड रेट टैरिफ। और थ्री पार्ट टैरिफ का नाम क्या है फिर सर? थ्री पार्ट टैरिफ को कहते हैं डोहर्टी रेट टैरिफ। तो आपको एक याद हो गया तो दूसरे में कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि किसको क्या कहते हैं वो नहीं याद रहता। तो हॉपकिंसंस टू हो गया, तो जो एक्स्ट्रा नाम बचा है डोहर्टी रेट वो थ्री पार्ट टैरिफ के लिए हो गया। ठीक है, फिर ये फ्लैट डिमांड और ब्लॉक मीटर को तो कुछ नहीं कहते अलग से। यहां पे कह रहा है फॉर ए पावर प्लांट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू जनरेटर की कैपेसिटी, ये होता है मेरे भाई यूटिलाइजेशन फैक्टर। ऊपर आएगा मैक्सिमम डिमांड और नीचे आएगा प्लांट की कैपेसिटी, ये होता है मेरे दोस्त यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है कि ब्लॉक रेट टैरिफ में द प्राइस पर यूनिट इन द फर्स्ट ब्लॉक इज लोएस्ट। क्या ये सही है? जी नहीं। ब्लॉक रेट टैरिफ क्या होता है? जैसे मान लो कि हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं कंज्यूमर को, तो 0 से लेके 100 यूनिट्स जब वो कंज्यूम करेगा तब कुछ पैसा चार्ज करेंगे उससे हम लोग। फिर 100 से लेके 150 यूनिट्स को चार्ज करेगा, कुछ कंज्यूम करेगा तो हम कुछ पैसा चार्ज करेंगे। और ग्रेटर देन 150 यूनिट्स अगर वो चार्ज कर रहा है, मतलब कंज्यूम कर रहा है, तो फिर कुछ पैसा चार्ज करेंगे। अब आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो कंज्यूमर से? अगर आप बिजली पैदा करके बेच रहे हो, आप कंपनी के मालिक हो, ठीक है, पावर जनरेशन कंपनी के, तो आप क्या चाहोगे कि कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा बिजली जनरेट करे, है ना, सॉरी ज्यादा से ज्यादा बिजली कंज्यूम करे। ठीक है, क्यों करे भैया? क्योंकि आपके पास काफी पावर है ना, आपने काफी जनरेट की है, तो उन सबकी सैलरी, उनको प्रॉफिट कम मिलेगा, आपको प्रॉफिट कम मिलेगा जब कंज्यूमर बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, मतलब उसकी डिमांड काफी ज्यादा है। तो वो कब एनकरेज होगा ज्यादा बिजली कंज्यूम करने की? जब आप पैसे को कम कर दोगे। तो सिंपल सी बात है, शुरुआत में जो पैसा वसूला जाता है वो ज्यादा वसूला जाता है। मान लो 8 रुपए प्रति यूनिट है, अगर आप कहोगे उससे कि तुम और अगर कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा प्रति यूनिट दर कम हो जाएगा, तो 7 रुपए प्रति यूनिट लगेगा और फिर 6 रुपए प्रति यूनिट लगेगा। तो होता क्या है, ब्लॉक रेट टैरिफ यही होता है, जितना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम आदमी करेगा, मतलब नंबर ऑफ, जब ब्लॉक्स बढ़ेंगे, ये पहला ब्लॉक है, फिर दूसरा ब्लॉक है, फिर तीसरा ब्लॉक है, तो ब्लॉक्स की वैल्यू जब बढ़ेगी तो रेट गिरती है। यहां पे बोल रहा है प्राइस पर यूनिट इन फर्स्ट ब्लॉक इज लोएस्ट, फॉल्स। दूसरा है कि यूनिफॉर्म रेट टैरिफ में प्राइस चार्ज पर यूनिट इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म रेट टैरिफ मतलब सिंपल टैरिफ, यूनिफॉर्म रेट सबसे समान, हैशटैग आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी, सबके साथ सेम व्यवहार, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो ये है ट्रू, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू। अगला क्वेश्चन है अ कंज्यूमर हु कंज्यूम्स मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी शुड पे। एक ऐसा कंज्यूमर जो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, तो क्या उसको फिक्स्ड चार्ज ज्यादा देना चाहिए, कम देना, लेस रनिंग चार्ज देना चाहिए? अब भैया ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो रनिंग चार्ज कम क्यों देगा? सेम फिक्स्ड चार्ज या लेस फिक्स्ड चार्ज, क्या मानना है आपका? जो इंसान ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, एनर्जी का कंजम्पशन प्रोपोर्शनल है रनिंग चार्ज के, जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उसका रनिंग चार्ज उतना ही ज्यादा हो जाएगा, तो उस पर तो बिल वैसे ही ज्यादा आने वाला है। तो फिक्स्ड चार्ज से एनर्जी कंजम्पशन का कोई लेना देना है ही नहीं, फिक्स्ड चार्ज एक अलग ही चीज है। तो फिक्स्ड चार्ज हमेशा फिक्स रहती है, वो कॉन्स्टेंट रहती है, वो एनर्जी कंजम्पशन पे डिपेंड करती ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा? सेम फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो रनिंग चार्ज बढ़ेगा, फिक्स्ड चार्ज विल बी सेम। ओके, अगला क्वेश्चन है कि एरिया अंडर डेली लोड कर्व गिव्स, ये अभी मैंने करवा दिया है आपको। लोड कर्व का एरिया क्या बताता है आपको? नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी जनरेट हुई है। तो मैक्सिमम डिमांड नहीं, कनेक्टेड लोड नहीं, एवरेज लोड नहीं, नन ऑफ द अबव आ जाएगा, है ना। एरिया अंडर लोड कर्व बताता है कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेट हुई है, वो बताएगा।
अगला क्वेश्चन है, फॉर लो पावर फैक्टर, अगर पावर फैक्टर कम है और कंज्यूमर को ज्यादा बिल देना पड़ रहा है, तो इफ द टैरिफ इज, मतलब कौन सा टैरिफ वो होगा, कौन सा टैरिफ इसमें से सही है जिसमें अगर कंज्यूमर का पावर फैक्टर खराब है तो उसको ज्यादा बिल देना पड़ रहा है, मतलब पावर फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं। क्या फ्लैट रेट के अंदर करते हैं? नहीं। ब्लॉक रेट के अंदर करते हैं? नहीं। क्या 2 पार्ट किलोवाट मैक्सिमम डिमांड टैरिफ में हम पावर फैक्टर को कंसीडर करते हैं? जी नहीं। 2 पार्ट टैरिफ में हम मैक्सिमम डिमांड देखते हैं और एनर्जी कंजम्पशन देखते हैं, पावर फैक्टर नहीं देखते। पावर फैक्टर देखते हैं हम केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ के अंदर। एक है किलोवाट, एक है केवीए। देखिए, लोड के लिए जो P है वो क्या है? कांस्टेंट रहता है। कोई भी लोड होगा उसकी पावर कांस्टेंट रहेगी कि भैया मेरे को तो इतनी पावर चाहिए। लेकिन पावर फैक्टर कैसे डिफाइन होगा? देखो, cos फाई आप पढ़ते हो P अपॉन एस, या फिर इसको लिख लो P अपॉन cos फाई, एस बराबर P अपॉन cos फाई। तो यहीं पे आता है पूरा का पूरा खेल। अगर पावर फैक्टर की वैल्यू कम हुई तो केवीए मैक्सिमम डिमांड ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए हमें केवीए को चेक करना पड़ेगा जिससे कि पावर फैक्टर के बारे में पता चल सके। अगर केवीए मैक्सिमम डिमांड, केवीए जज करने वाला, केवीए की रीडिंग लेने वाला मीटर हम लगा देंगे जो कि केवीए चेक कर रहा है, केवीए बता रहा है, तो पावर फैक्टर खराब होगा तो ज्यादा केवीए होगा, पावर फैक्टर अच्छा होगा तो केवीए कम होगा। तो लो पावर फैक्टर अगर है तो कंज्यूमर को ज्यादा बिल जब देना पड़ेगा जब आप केवीए वाला मीटर लगाएंगे। ठीक है, चलिए, विच टैरिफ इज मोस्ट आइडियल फॉर द कंज्यूमर? तो ऐसा टैरिफ कौन सा है जो कि हर एक कंज्यूमर के लिए सबसे आइडियल है? तो भैया वो टैरिफ वो होना चाहिए जिसमें फिक्स्ड चार्ज भी हो, सेमी फिक्स्ड चार्ज भी कंसिडर किया गया हो दोस्तों, और क्या कंसिडर किया गया हो? रनिंग चार्ज भी कंसिडर किया गया हो। ओके, फिक्स्ड चार्ज, सेमी फिक्स्ड चार्ज एंड रनिंग चार्ज तीनों किसके अंदर आते हैं? 3 पार्ट टैरिफ के अंदर आते हैं। दिस इज द मोस्ट आइडियल फॉर द कंज्यूमर। अगला क्वेश्चन है कि इन ए पावर प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो कौन सा आइटम ऑपरेटिंग कॉस्ट में नहीं आता? तो देखो, मैं आपको यहां पे सैलरी वाइज बताता हूं, ये सैलरी का ही क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए, जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है उसके अंदर किसकी सैलरी आती है? सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में सर किसकी सैलरी आएगी? इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। और फिर रनिंग कॉस्ट के अंदर किसकी सैलरी आती है? तो देखिए, जो हमारे कंपनी के सबसे टॉप पोस्ट पर है, सैलरी ऑफ हाई ऑफिशियल्स, उनकी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आती है। इनके पैसा देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। इनको फर्क नहीं पड़ता मैक्सिमम डिमांड से, इनको फर्क नहीं पड़ता एनर्जी कितनी पैदा हो रही है, इनकी सैलरी तो जाएगी ही जाएगी, कंपनी को इनके पैसे देने पड़ेंगे। फिर आता है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में आता है सैलरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड क्लेरिकल स्टाफ। ठीक है, ये आता है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में, और यहां पे आ जाता है सैलरीज ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टाफ, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टाफ। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कि कौन सा आइटम डज नॉट फॉल इन ऑपरेटिंग कॉस्ट? तो बताओ, सैलरीज ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टाफ, ये तो मैंने अभी अभी लिखा, ये तो ऑपरेटिंग कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट में आएगा। मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट, है ना, पावर प्लांट को मेंटेन कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि वो प्लांट चल रहा है, तो फिर ये ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर आएगा ही आएगा, है ना, जब वो ऑपरेट कर रहा है तभी तो उसको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, तो ये भी उसके अंदर आएगा। सैलरीज ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ एंगेज्ड टू द रनिंग ऑफ प्लांट, तो ये तो सीधा सीधा ही क्लियर है, रनिंग के लिए जरूरत है इन लोगों की, तो रनिंग कॉस्ट के अंदर ही आएगा। लेकिन सैलरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड क्लरिकल स्टाफ ये सेमी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को, इफ प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू लोड फैक्टर तो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आपको याद रखना है P U L, P बराबर U इंटू एल, पुल, P U L पुल, समझ गए? जिसमें क्या है, ये प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर यूटिलाइजेशन फैक्टर इंटू लोड फैक्टर।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला कि पीसीएफ किसके बराबर है, लोड फैक्टर के बराबर है। अगर पीसीएफ लोड फैक्टर के बराबर है तो यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर के इनटू लोड फैक्टर के। जब आप इनका फॉर्मूला लिखोगे तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन है, फॉर हाई लोड फैक्टर, हाई लोड फैक्टर के लिए फॉर द गिवन मैक्सिमम डिमांड द नंबर ऑफ जनरेटेड यूनिट्स इज। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है? नहीं। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दें। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना दिमाग लगा पा रहे हो। इतना सब पढ़ने के बाद थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, और इस क्वेश्चन का आंसर ए बी सी डी क्या होगा आप लोग बताएं। और इससे मुझे यह भी मालूम चलेगा, जितने बच्चों के कमेंट आएंगे, कि आपने सबसे लास्ट तक इस लेक्चर को देखा है और पूरा का पूरा आपने एंजॉय किया है। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो फटाफट से लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ओवरऑल आपको पूरा का पूरा क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चंस अगर आपने लगा लिए तो इस एक क्लास से आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो लोकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो लोग आप आराम से बना ही लोगे वो क्वेश्चंस तो। ठीक है, चलिए मिलता हूं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।